आप देख रहे हैं विश्वासघात। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है विश्वासघात। उम्मीद करते हैं जैसे आप हमारी सभी कहानी को प्यार देते हैं, इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ढोलक के थाप के गानों से अवनी के घर का आंगन गुलजार था। अवनी की बुआ ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते, वो तेज से बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दुल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ। आज आने तो दो इस घर के नए दामाद को। दूल्हे को देखते तुम सबकी बोलती वैसे ही बंद हो जानी है। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए ज़माने के शादी के गीत गाओ। तभी अवनी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए शादी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनावे, खुद पियो और हमें भी पिलाए, और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुन कोहबर में बैठी अवनी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। तो वो था अवनी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी उसकी उदासी। अवनी की माँ सावित्री ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन अवनी ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुरा कर टाल दी। सावित्री जी जब भी अवनी से कहती, अवनी तुझे अमन, अवनी का होने वाला पति, पसंद तो है ना, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब अवनी कहती, ये कैसी बातें पूछ रही हो माँ। आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परिवेश मुंबई में पला बढ़ा अमीर परिवार का अमन देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौरवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व का था। अमन घर ही में ही पिता के बिजनेस में सहयोग करता था। इधर अवनी एक छोटे टाउन एरिया के निम्न मध्यवर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी अवनी को जब अमन के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अमन से रिश्ता तय होते सभी आसपास जान पहचान वालों को अवनी की किस्मत से भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात पे ताना मारा करते थे, वो भी आज कह देते, किस्मत हो तो अवनी जैसी। अवनी की बुआ, जिन्होंने अवनी का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने की वाहवाही लूटती। लेकिन अवनी को अमन का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक अमन ने कभी भी अकेले में या फ़ोन पर अवनी से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी अवनी से पूछती कि अच्छा बता, जीजा जी से कितनी बात होती है, तो अवनी बात को छुपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं ज़्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकवास करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आई। जिसने भी अमन को दूल्हे के रूप में देखा, देखता ही रह गया। कुछ को अवनी की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़की और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। बड़े धूमधाम से अवनी की शादी अमन से संपन्न हो गई। विदा होकर जब अवनी अमन संग कार में बैठी तो अमन ने उसकी तरफ पलटकर तक नहीं देखा और खिसक कर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगा, जिसे देख अवनी के मन में अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। अवनी विदा होकर अपने शहर के ही होटल आई, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ अवनी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास सुमन, ससुर अमरनाथ जी एवं 2 शादीशुदा नंदे निशा और सिया थी। अवनी की एक जेठानी रुचि भी थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ अजय शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी नंद निशा ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंह फट है, इसीलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन अवनी तो मन ही मन अमन के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बेड से उठ खड़ी हुई। देखा तो अमन कमरे में दाखिल हुए।
अमन को कमरे में देखते अवनी की धड़कनें तेज हो गई। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से अवनी अमन की तरफ देख रही थी कि तभी अमन ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होंगी। अवनी अमन को मुस्कुराता देख खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर अवनी जब बाहर आई तो देखा अमन सो चुका था और उसे भी अमन के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में अमन की आवाज़ आई, अवनी उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अवनी ने आंखें खोली तो देखा अमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अब अमन उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहाँ एक तरफ अवनी सास और नंदों का प्यार और अपनात्व देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसके समझ से बाहर का था। अपनी शादीशुदा जिंदगी से हजारों सपने संजोए। जब अवनी अपनी ससुराल मुंबई पहुंची तो वह बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचने पर अवनी के मायके से फ़ोन आया। अवनी ने पर्स से फ़ोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फ़ोन था। औपचारिक बातचीत के बाद अवनी की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना। कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसे ससुराल वाले मिल जाएं तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, जामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो ज़रा उनसे भी बात कराना, हालचाल ले लूँ। अवनी ने सामने बैठे अमन को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। अमन की दिलचस्पी ना देखकर अवनी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब अमन कमरे में आए तो अवनी ने देखा कि अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार अमन ने बिना कुछ बोले अवनी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अब अवनी का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। अवनी को पता चल गया कि अमन की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर अमन ने अवनी के साथ अपनी शारीरिक भूख खत्म कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी अवनी की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शराब के नशे में जब अमन ने अवनी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसा सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसे पत्नी मिली। पूरी रात अवनी की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे अमन जैसा हमसफ़र मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से अवनी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। अमन बेसुध सोया था, जिसे देखकर अवनी के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अपना अब तक पति परमेश्वर मान रखी थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई अवनी दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आई और बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने उसकी सास सुमन जी थी। सुमन जी ने अवनी से कहा, बहू चलो रसोई में तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देखकर अवनी ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और वहाँ से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर सुमन जी ने कहा, अवनी दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर ना जाए। अवनी देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सास की नहीं माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो काम देख लो। और वो अवनी को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से करहाती अवनी अकेली रसोई में बैठ अपना मुंह दबाए रोने लगी,
क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज़ दी, अवनी, जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता चाय तैयार करो, वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके अवनी ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन अमन बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। अवनी अभी अमन के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनाना है। सच से अनजान अवनी सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब अवनी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे? आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन? जब अमन को अवनी पसंद ही नहीं थी तो अमन ने अवनी से शादी ही क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो थी नहीं, जिससे चाहते उससे शादी करते, फिर मुझसे शादी क्यों की? अवनी की सास और नंदे उससे बहुत प्यार से बात करती। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता, कितने अच्छे उच्च विचार के इन लोगों के। लेकिन सास नंद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है, जिसका सहारा लेकर वो लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो अपनी शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझ कर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपने ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके अवनी थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। अवनी की माँ का जब भी फ़ोन आता वो उनसे हंसकर ही बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौट कर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी, वो अलग। इसीलिए उसने चुप रहना और अपनी तकलीफ़ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, अवनी, एक कप चाय अधिक बनाना, अजय आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होंगी। उसने सास से पूछा, माँ जी, लेकिन जेठ जी आए कब? क्या भाभी भी आई हैं साथ में? अजय तो कल रात में ही आया। लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने से वो समझ गई कि वो गलत थी। जेठ जी अकेले ही आए थे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। वो सोचती, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं? क्या घर है? एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा? अब अजय भी घर में साथ ही रहने लगे। तब अवनी को समझते देर ना लगी, ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं, बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। अवनी ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला अमन ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपये उधार लिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह सुमन जी और अजय ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों का और मोहलत दे दें। तभी घर में उसकी जेठानी रुचि का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अजय ने कहा, रुचि, तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब रुचि ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यहीं पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा है, परेशानी की कोई बात नहीं। भैया भी इंडिया ही आ गए हैं माँ पापा के साथ रहने के लिए। दरवाजे की ओर से झांकती अवनी रुचि को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जेठानी को देखते उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। छटपट वो रसोई से पानी लेने गई उनको देने के लिए कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, तुम कौन हो? अवनी ने पलटकर देखा तो रुचि थी। अवनी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। अवनी ने आगे बढ़कर रुचि के पैर छुए। तब रुचि ने कहा, खुश रहो, माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से अजय ने आकर कहा, ये अमन की पत्नी है अवनी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश में भरी रुचि ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी? और मुझे तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा?
अजय ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी सुमन जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको? जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र हो मेरे हीरे जैसे दामाद का जो उसने अमन का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही ना होने देती। अजय, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि अवनी से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी अवनी पर नहीं पड़ने देना चाहती। रुचि अवाक अवनी को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी अवनी कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर गई और उससे कहा, बहू, तुम अमन को या शादी को लेकर कभी कोई बात रुचि से साझा मत करना। ना ही उससे तुम्हें बात करने की ज़रूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने और झगड़ा लगाने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके थी 3 महीने से, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लगभग ग्रस्त हो गया है और शादी के 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बांझ है। अब ने चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर अजय ने रुचि को कमरे में लाकर कहा, देखो रुचि, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम अवनी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब रुचि ने कहा, लेकिन अजय, क्या अवनी को अमन का सच पता है? क्या अवनी की शादी अमन से सच बताकर हुई है या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? अजय ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात रुचि की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी बार बार उसके सामने अवनी का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। रुचि और अवनी एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता। तीसरे दिन रात को अचानक रुचि को अवनी के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज़ आने लगी। अवनी, बचाओ प्लीज़, अमर, मुझे मत मारो की आवाज़ आ रही थी। रुचि भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। रुचि ने गुस्से में अजय से कहा, अजय, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखती आवाज़ इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? रुचि भागकर कमरे में गई जहाँ अमन पैरों से अवनी को मार रहा था कि तभी रुचि ने अमन को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे अवनी से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर अमन को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती अवनी रुचि से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रुचि ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, अवनी, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की अमन से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि अमन नशे का आदी है? इस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसीलिए तो 38 साल की उम्र में भी अब तक कंवारा ही था। इतना सुनते ही अवनी ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब रुचि ने कहा, नहीं अवनी, अमन तो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशे और लड़कियों को परेशान करने से। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमन से 12 साल छोटी अवनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर रुचि को कटघरे में खड़ा किया गया। हॉल में उसकी ननंद निशा, नंदोई, अजय, अमन और उसके सास ससुर और अवनी भी मौजूद थी। सब बारी बारी रुचि पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तभी रुचि और अवनी ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। रुचि और अवनी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो। तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को आंखें दिखा रही हो। शट अप मिस्टर अखिल उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने पर आ गए तब आप हवालात की हवा खाएंगे, समझे?
आपकी इसी बदतमीज़ी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया, तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसीलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो रुचि भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच खुद अमन ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप अमन को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ जी की नज़रों में चोर कि उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए जिससे उनका भाई विदेश जा सके। अवनी के मुंह से सच सुनकर आज अखिल के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अपनी सास सुमन जी की तरफ देखने लगा जो अवनी की तरफ भावना शून्य हो देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे अमन के नाम पर कर्जे लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। अखिल ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्ज़ाम लगा रही है अपनी जेठानी के बहकावे में आकर। मुझे अच्छे से पता है ये सब इस तेज़ तर्रा रुचि की साजिश है। तभी गुस्से में अजय ने गुस्से से कहा, खबरदार अखिल, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मार कर भगा चुका होता। सही कहा अवनी तुमने, अब कल से ऑफिस नहीं आओगे तुम। माँ इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी सुमन जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अवनी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि रुचि ने गहने नहीं चुराए और अखिल अमन को ब्लैकमेल करता है? तब अवनी ने कहा, माँ जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर ये क्या है? अवनी ने शादी की फ़ोटो दिखाते हुए कहा। सुमन जी ने फ़ोटो देखी तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नज़दीक के सब रिश्तेदार आए थे सिवाय सुमन जी के घर वालों के। अखिल की बहन ने सारे चढ़ाऊ पुश्तैनी सुमन जी के गहने पहन रखे थे जिसका इल्ज़ाम रुचि पर लगा दिया गया था। अवनी ने अमन से कहा, अमन अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी ज़िंदगी इस दलदल से निकल नहीं पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वो जीजा जी के कारण ही हुई थी। और नेहा अमन की प्रेमिका को भी जीजा जी ही होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दें। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। अमन आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तब ये उसकी ननद निशा ने कहा, अवनी तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो? तब अवनी ने कहा, दीदी आपने अपना मायका और हमारी ज़िंदगी ख़राब करते समय ये सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया, क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए सुमन जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। सुमन जी की बात सुनकर अवनी और रुचि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे इसीलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। अजय और अमन सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठ गए। सास के बात सुनते रुचि और अवनी के साथ साथ अजय और अमन के भी होश उड़ गए थे। तब अजय ने कहा, माँ सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया से क्या मतलब है आपका? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अपना नजरें झुकाए खड़ी सुमन जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक ही नहीं। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा ख़राब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए भी तैयार नहीं था। और ये कल की आई अवनी मेरे दामाद पर अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ।
या तो अपनी अभी मेरे दामाद के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं, समझे। और अवनी गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये रुचि इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मार कर इसी घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार रुचि का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते अवनी के ससुर सूर्यकांत जी ने बोला, वाह सुमन, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर कर दिया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है। पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर कर दिया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। सूर्यकांत जी को बोलता देख सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए आपको दवा देकर सुला देती हूँ, आप आइए मेरे कमरे में। अखिल ने सूर्यकांत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अखिल के हाथ से छुड़ाकर सूर्यकांत जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी ख़राब नीयत में मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। सुमन, तुम भी चाहो तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊँ इस घर से, मैं तो यहीं रहूँगी, और जो मेरी मर्ज़ी होगी, जैसा मेरा मन होगा मैं वही करूँगी। अखिल निशा के साथ घर से जाने लगे तो रुचि ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा किया तो रुचि मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही आते हैं। अखिल ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो। सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगी। कहकर अखिल निशा वहाँ से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे और क्या और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्च चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमन जी उठकर कमरे में चली गई, सूर्यकांत जी घर से बाहर चले गए। तब अजय ने कहा, रुचि अब हम क्या करेंगे। तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहन बहनोइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। रुचि ने कहा, अजय अब जो होना था वो हो चुका, अब ना वो सुधर सकता है, ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सकें, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। अजय और अमन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन रुचि और अवनी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू की और उन्हें 20 दिनों में नौकरी मिल भी गई। अवनी ने उसके बाद बुटीक के काम को भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते देखते बुटीक के साथ ही रुचि के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब अमन और अजय भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला था, तो वो था सुमन जी का व्यवहार। सूर्यकांत जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अमन अजय भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक सुमन जी ने कहा वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ देखते रहे सब, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर अवनी और अमन के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। अमन को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक सच्ची और समझदार जीवन साथी की ज़रूरत होती है। अवनी के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर भी काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। रुचि ने 2 जुड़वा बेटियों को तो अवनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो रुचि और अवनी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल के कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी।
पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज रुचि के जन्मदिन के दिन अवनी उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे कहूँ। कि तभी कमरे में अजय ने प्रवेश किया, जो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। अजय को परेशान देखकर रुचि और अवनी खड़े हो गए। रुचि ने कहा, अजय, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? अजय ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फ़ोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है। सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रुचि ने कहा, अजय, कुछ भी हो वो तुम्हारी माँ है, इसीलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि सुमन जी आईसीयू में हैं। अजय को डॉक्टर से पता चला कि सुमन जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि उनको यहाँ कौन लेकर आया और कैसे उनको चोट लगी। माँ की हालत देखकर अजय अपने जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तब रुचि ने उसे संभालते हुए कहा, अजय, हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे तकलीफ़ में कभी नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और अजय अमन की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावत सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। अजय, रुचि और सुमन जी का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसीलिए अजय और रुचि ने उन्हें अपना खून दिया। इधर अमन अपनी बहन को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली निशा के घर जाने के लिए और उनके घर पहुंचा तो वहां पर भी कोई नहीं था, न ही आसपास के लोगों को कुछ पता था। वो परेशान होकर वापस आने के लिए कार के अंदर बैठा ही था कि उसे निशा के घर काम करने वाली बाई दिख गई, जिसे अमन ने आवाज़ दी। तो अमन को देखते वो तेज़ कदमों से भागने लगी। तब अमन ने भागकर उसे पकड़ा, तो उसने पहले कुछ भी पिता होने से इनकार कर दिया। फिर अमन ने जब उसे पुलिस का डर दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात दोनों बहनें और बहनोई इकट्ठा हुए थे। दोनों लोगों में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि वो उठकर उन लोगों के बीच बचाव करने आई तो दोनों लोगों ने मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे ही दिए, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे मांगने, तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही धक्का दे दिया और वो दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, ना ही बेटियों को ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब से इन लोगों को व्यापार में नुकसान शुरू हुआ, तब से आपकी माँ अपनी बेटी दामाद के घर अपमान की रोटियां खा रही थी। रोज़ रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उनको रोते हुए अकेले में। कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज़ अपने मरने की दुआ मांगती थी। जब चोट लगी तब मेरे ही मर्द ने उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया था और आप लोगों को फ़ोन किया था। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राज़ी नहीं थे। कहा, मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी किस काम की है, कौन पूछेगा इसको। वो लोग इनको छोड़कर बाहर चले गए। कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अमन इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आकर सारी बात अजय को बताई। सारी बातें सुनकर सबके होश उड़ गए कि पैसों के लालच में कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब अमन ने कहा, भैया, मैं लोगों को छोड़ने वाला तो नहीं, मैं इनकी आज ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। अमन के पापा सूर्यकांत जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सज़ा तो हर इंसान को भुगतनी ही पड़ती है और अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। पहले अपनी माँ को ठीक होने दो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। 4 दिन बाद सुमन जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि सुमन जी को अब होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में गए। लेकिन जब अमन, अजय, रुचि, अवनी और सूर्यकांत जी कमरे में पहुँचे तो सुमन जी खामोश थी। उन लोगों को देखकर उन्होंने कुछ भी हाव भाव व्यक्त नहीं किए। जब अजय ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया
कि सुमन जी की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है ना, इसीलिए वो आप लोगों को भी नहीं पहचान रही हैं। सुमन जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुमन जी अब रुचि को माँ कहकर बुलाती, बच्चों के साथ साथ खेलती, बच्चों जैसी हरकतें करती। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको उनके ऊपर दया तो आती, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। सूर्यकांत जी ने पुलिस कंप्लेन करने से दोनों बेटों को तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि तब ये न्यूज़ में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के केस में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी सारी प्रॉपर्टी सील करके उनको नीलाम कर बैंकों को दे दी। भरपाई के सरकार ने आदेश पारित कर दिए थे। बोली लगी और खरीदने वाले आज अवनी और रुचि थी। पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम पर हो गई। इस खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी। आज अवनी रुचि के कमरे में आई और उसने उसको गले लगाते हुए कहा, दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी को नई दिशा देने और पलाश के फूलों का महत्व समझाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप उस दिन आपने सब सच मुझे ना बताया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी की वो आखिरी रात होती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। तब रुचि ने कहा, अवनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती, अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे ना मिली होती। अवनी ने कहा, यही तो खूबी है आपकी कि आप हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखती हो। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी, मेरी ज़िंदगी पलाश के फूलों जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन उनमें प्यार और अपनेपन की खुशबू नहीं। आपने कहा था, अवनी, पलाश के फूल खुशबूदार भले ही ना हो, लेकिन इनमें तमाम औषधि गुण छिपे होते हैं, जिनको जानकर अगर सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो हम तमाम बीमारियों से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। बस तब तक हमें धैर्य से काम लेना होगा जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। हम औरतों की ज़िंदगी किसी भी दशा में आसान नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले जाना किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी आसान तो होने वाली नहीं है। हम लौट कर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी चैन से जीने नहीं देगा। हमारे साथ साथ उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ना ही हम अमीर बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर ज़रूर बन सकते हैं और इस समाज में मिसाल कायम कर सकते हैं कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के बाहर और अंदर दोनों जगह वो सब कुछ संभाल सकती हैं। कहकर अवनी रुचि के गले लग गई।